मैं कम्यूट के भी 10-10 रुपए बचाकर पीजी से कॉलेज जाती थी। दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इट ओनली रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड करेक्ट स्ट्रैटेजी। मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं सोचती थी ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। हर चैप्टर का एक वीडियो आप ऐड करके खुद का अपना पूरा कोर्स यूट्यूब पर बनाकर देख सकते हैं एंड उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्जाम। वी शुड नॉट कंपेयर समबडीज वन डे टू आवर डे वन। फाइनली जब एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, आई वॉज लाइक अब तो कोई रुकावट नहीं आएगी, अब मैं जल्दी से एएसओ बन जाऊंगी। बट हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम तुषांगी गुप्ता है। मैं यूपी के एक शहर मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ और करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। इसी के साथ मैं एक पार्ट टाइम एजुकेटर, कंटेंट क्रिएटर और एक्टर भी हूँ। तो ये सब मैंने अचीव कैसे किया, मैं उसका श्रेय सिर्फ अपने एक माइंडसेट को दूंगी, विच इज़ आई विल फिगर इट आउट। तो कैसे मुरादाबाद से मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्ज़ाम होता है, कैसे मैं एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के पास आई, ये सब मैंने कैसे किया वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो व्हाइल आई वाज इन स्कूल इन मुरादाबाद, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड व्हिच करियर पाथ टू फॉलो। सो आई डिसाइडेड कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर तो नहीं बनना है। सो आई डिसाइडेड टू परस्यू ग्रेजुएशन एंड आई केम टू दिल्ली। आई जॉइन रामजस कॉलेज फॉर अ सिंपल बीएससी और वहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया अपने कॉलेज के अलग अलग सोसाइटीज़ का। मैं सिलेक्ट भी हो गई, पर बहुत जल्द मुझे पता चला कि एक्टिंग या इस तरह के किसी भी प्रोफेशन में आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए। मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी और इतना फंड नहीं होता था कि मैं पीजी का भी रेंट के बाद मैं कम्यूट के भी 10-10 रुपए बचाकर पीजी से कॉलेज जाती थी। सो आई थॉट फर्स्ट आई नीड सम मनी, सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सिक्योरिटी, और उसके बाद मैं अपने इंटरेस्ट परस्यू करूँगी। सो आई केम टू नो अबाउट दिस एग्ज़ाम फ्रॉम माई फ्रेंड्स जो कि इसकी तैयारी कर रहे थे। सो वन डे आई वेंट अलॉन्ग विद देम फॉर अ डेमो क्लास। और डेमो क्लास में मुझे लगा कि एक्चुअली दिस एग्ज़ाम डज नॉट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इट ओनली रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड करेक्ट स्ट्रैटेजी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं यही एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। और इस एग्ज़ाम में एक पोस्ट मुझे पता चली, एएसओ इन सीएसएस, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है एंड यू कैन बी इन दिल्ली फॉर टिल रिटायरमेंट। सो आई थॉट दिल्ली इज़ क्लोज टू माई होम इन मुरादाबाद और यहाँ एक्टिंग या थिएटर की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आई वॉज लाइक परफेक्ट, नाउ आई वॉन्ट टू बी एएसओ इन सीएसएस। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग and in 2018 I graduated. I was 20 years old and I was so naive कि मैं सोच रही थी कि एक साल में ये पूरे एग्ज़ाम का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और 21 की एज तक मैं कमाना शुरू कर दूँगी और थिएटर कर लूँगी। बट एसएससी में ऐसा नहीं होता है। सो 2017 के कोर्ट केसेस की वजह से 2018 का एग्ज़ाम पूरे एक साल पोस्टपोन हो गया। तो वो एक साल मुझे घर जाना पड़ा और फिर घर पे रिश्तेदारों के या आस पड़ोस वालों लोगों के ताने या डाउट्स कि क्या हुआ, इससे एग्ज़ाम हो नहीं रहा या क्या दिक्कत आ रही है। बट दे डिडंट नो दैट आई एम साइलेंटली वर्किंग ऑन माई गोल। और मैं साथ में और भी एग्ज़ाम्स दे रही थी और क्लियर भी किए, जैसे कि एफकेट, सीडीएस और सीएचएसएल और बैंकिंग प्रीलिम्स, ये सभी एग्ज़ाम्स मैंने उस ड्यूरिंग दिए। फिर फाइनली जब एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया, आई वाज़ लाइक अब तो कोई रुकावट नहीं आएगी, अब मैं जल्दी से एएसओ बन जाऊँगी। बट देन केम लॉकडाउन एंड देन अगेन एक साल मैं मेरे घर पे बंद हो गई। बट देन आई थॉट, एक्चुअली तैयारी के टाइम मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम डाउट सॉल्विंग फैकल्टी का काम करती थी, जिसमें मुझे मेरे पॉकेट मनी लायक कुछ पैसे मिल जाते थे। तो वो पैसे सेव करके मैंने लॉकडाउन में एक लैपटॉप ख़रीदा और उस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया एंड आई अपलोडेड अ फ्यू वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। और इसमें मैंने सिंपल जो मैंने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी थी वो लोगों को बताई और स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया, क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रही थी, मैं कुछ सेल नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने जेन्युइन इंसाइट्स बता रही थी। एंड देन एन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अप्रोच्ड मी एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन इट। तो इसी तरह मैंने यूट्यूब और ऑनलाइन टीचिंग में स्टार्ट किया अपना काम एंड देन फाइनली 2021 में मेरी जॉइनिंग आ गई और तब से मैं जॉब कर रही हूँ। और साथ ही जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अपना प्लेटफॉर्म पे, अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डालती हूँ या फिर एक्टिंग या थिएटर करती हूँ। सो दैट्स अबाउट मी।
नाउ आई विल टेल यू कि मैंने एसएससी की तैयारी करी कैसे, क्योंकि दैट इज़ व्हाट रेजोनेटेड विद ऑल द पीपल। जो स्ट्रैटेजीज़ मैं शेयर करती थी, उन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, फिर मैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ बनाती थी। पर वो सब मैं आज आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब एसएससी के जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जो भी आमतौर पर चैलेंजेस फेस करते हैं या उनकी जर्नी में जो भी रुकावट आती है, क्वेश्चंस आते हैं, अब हम उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद यू। Yeah. So, my cousin brother is in 10th and he has, I will say, very excellent English, but he's subpar or below average in mathematics. हुँ। So, being an ASO is, I will say, far-fetched dream for him to achieve. So, I just want to ask you कि how he should proceed in his 11th, 12th and towards his examination. ओके, बिकॉज़ वो अभी स्कूल में ही है, तो उनके पास सीजीएल देने के लिए 3 इयर्स का टाइम और है, ग्रेजुएशन के 3 इयर्स आई एम गेसिंग। उसमें उनको सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने पे। एक पूरा साल उन्हें अपना बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक अर्थमेटिक समझने, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने पर देने चाहिए। जो 10th तक की एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, 9th-10th की मैथ्स की एनसीईआरटी होती है, वो फिर से सॉल्व करनी चाहिए। 1 साल में मैथ्स का अच्छा जब बेस बन जाएगा, then he should move on to the एसएससी लेवल क्वेश्चंस। एंड आई डोंट थिंक कि किसी का मैथ्स अच्छा हो या बुरा हो, एसएससी में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, हाई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड द राइट स्ट्रैटेजी। जो एक फिक्स्ड पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, वही आपको ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करना है। तो उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, एंड आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू इट। हेलो, मेरा नाम संकल्प है। हेलो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एज एएसओ आफ्टर पोस्टिंग आपको इनर चेंज कितना मिला जॉब में, और आप कैसे बदल पाए बीइंग अ तुषांगी बिफोर प्रिपरेशन? एज एन एएसओ जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फॉर दैट मैटर, आप एक्चुअली समझने लगते हो कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। जो भी पॉलिसीज़ या स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, या गवर्नमेंट में काम कैसे होता है, क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से मोस्टली चीज़ों में डिले होता है। तो मुझे आई थिंक इस जॉब, एक तो प्रिपरेशन के फ़ेज़ ने बहुत ज़्यादा पेशेंट बना दिया कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता है। और मेनली ऑल्सो आई थिंक आई हैव बिकम मोर कंपैशनेट, बिकॉज़ जैसे आप एडमिन या कोई भी और इस तरह का काम करते हो, तो आपको पता चलता है कि बाकी लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स में बंधे हुए रहते हुए भी आप उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो और उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो रूल्स को एक अड़चन की तरह ना देख के, या एक ऑब्स्टेकल की तरह ना देख के, टूल की तरह कैसे यूज़ करना है और लोगों की हेल्प कैसे करनी है, वो मैंने सीखा है इस जॉब में। तो संगी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पार्ट ऑफ एसएससी एसएससी से अलग आपने मॉडलिंग भी की, एक्टिंग हाँ, की, हाँ। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया? इन मुरादाबाद, माय मदर सेंट मी टू अ डांस क्लास। बेसिकली मैं कथक सीखती थी, और कथक में मेरे पास एक डिप्लोमा भी है, और साथ ही कथक वाली मैम को ही देख-देख के मैं हारमोनियम और तबला बजाना भी सीख गई। तो मेरा डांस एंड म्यूज़िक में इंटरेस्ट बचपन में ही आ गया था, और मैं टीवी पर देखकर मिमिक्री करती थी एक्टर्स की। फिर जब मैं पर मुझे पता नहीं था इसको चैनलाइज़ कैसे करना है। फिर कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे कि बहुत एक्सपोज़र मिलता है, तो जब मैं सोसाइटीज़ को देखा डांस प्रैक्टिस करते हुए या कोई एक्टिंग वर्कशॉप करते हुए, तब मुझे पता चला कि ये एक तरीका है जिससे मैं इस हॉबी को कल्टीवेट कर सकती हूँ। और मैंने बस ऑडिशन दिए, और मैं सिलेक्ट हो गई ड्रामा सोसाइटी में। एंड देन आई गॉट टू नो कि बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं दिल्ली में जिनको आप जॉइन करके रेगुलर या वीकेंड थिएटर कर सकते हो, या फिर कास्टिंग कंपनीज़ हैं जिनमें आप अपनी प्रोफाइल और ऑडिशंस मेल कर सकते हो। बस इसी तरह मुझे पता चला, और मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। हेलो तुषांगी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ये जो सफ़र रहा है आपका एसएससी का, कभी कोई ऐसा दिन आया है या कोई ऐसा फेस आया है जब फील हुआ हो कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है? Yes, absolutely. While I was preparing for मेंस, सो वन फाइन डे मेरे घर में कुछ टेंशन चल रही थी, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। तो मैं पर मेरे ऑनलाइन क्लास का टाइम भी हो गया था, एंड आई वाज क्राइंग वेरी बैडली, बट एक सेपरेट कमरा मैंने पढ़ने के लिए रख लिया था। मैं गई, मैंने डोर बंद किया, और मैंने रोते-रोते क्लास ऑन करी है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, मॉक दिया है। तो उस दिन मुझे लगा था कि एसएससी मैंने गलत चूज़ कर लिया, क्योंकि इतना टाइम लगता है और मुझे तो कुछ और क्विक
चीज़ ढूँढनी चाहिए थी टू गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट अगर उस दिन या वो कुछ फ़ेज़ को आप फाइट थ्रू कर लेते हो, तो देन यू सस्टेन एंड द रिवॉर्ड्स आर अमेजिंग। ये बहुत सारे बच्चों के साथ ये आई थिंक ये फेज़ आता होगा जब आदमी को फ़ील होता है कि शायद हम इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने या ये एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं बना। हुँ, तो ऐसी कंडीशन में वो मोटिवेशनल थॉट क्या होती है या वो चीज़ क्या होती है जो आपको एक बार फिर से खड़ा करती है कि नहीं यार लग जा दोबारा से? हुँ। So most of the people talk about willpower. I like to call it as why power. Find your why, the reason to prepare for this exam. जैसे मेरे रीज़न स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स की लाइफ बेटर करनी है, अपनी लाइफ बेटर करनी है, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है, और कोई और तरीका नहीं था मेरे पास इस लाइफ को पाने का, सिर्फ एसएससी ही एक तरीका था। मैंने बड़ा बड़ा अपना वाई, जो मेरे रीज़न्स हैं, लिख के अपने टेबल के सामने पेस्ट कर लिए थे कि इन रीज़न्स की वजह से मुझे एसएससी करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। कि मैंने इसको अपने माइंड में डू और डाई सिचुएशन बना लिया था। मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं सोचती थी ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे इसी में ही क्रैक करना है और एएसओ बनना है। तो आई थिंक अगर एस्पिरेंट्स भी अपना वाई पावर यूज़ करें, तो इट विल बी ईजी। हाय मैम, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं बिहार से आता हूँ। मेरा अंकल का एक लड़का है जो अभी 12th पास किया है, तो वो एसएससी का तैयारी करना चाहता है। तो वो चाहता है कि उसको लगता है कि मुंबई कोलकाता जाएंगे तभी जाके वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि कुछ सालों पहले तक बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए एक पीयर ग्रुप या एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है, जो इन जगह पर था क्योंकि कोचिंग्स यहाँ पर थे। बट अब क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग का ही ज़माना है, तो हर जगह कहीं से भी बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ़ बुक्स के माध्यम से मुझे लगता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि किसी की गाइडेंस चाहिए होती है। बुक्स में आपको क्वेश्चन्स या सॉल्यूशंस मिल जाएँगे, बट एसएससी डिमांड्स कि आप उसी क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में ही करें। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, आप दिमाग में ही कैलकुलेट करके आंसर मार्क कर दें। तो उसके लिए जब कोई टीचर आपको समझाता है कि इसमें आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, या इस तरीके से इस क्वेश्चन को मन में ही सॉल्व कर सकते हो, तो कोई टीचर ज़रूरी होता है। और ऑनलाइन टीचिंग इनफैक्ट फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स भी बहुत सारे हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने अपने फ्री कोर्सेज़ अपलोड किए हुए हैं। भले ही वो एक ऑर्डर में नहीं है, बट अगर आपको सिलेबस पता है, तो आप एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की, और उस प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का एक वीडियो आप ऐड करके खुद का अपना पूरा कोर्स यूट्यूब पर बनाकर देख सकते हैं। एंड उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, एंड यू कैन ऑल्सो क्रैक द पेपर जस्ट बाय यूट्यूब। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर माई एग्जाम्पल। मैंने कोचिंग सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स की ली थी, रीजनिंग और जीके की कोचिंग मैंने नहीं ली थी। वो मैंने पढ़ाई खुद यूट्यूब से ही करी है। जीके के बहुत सारे वन शॉट वीडियोस होते हैं, जिसमें 5 आवर्स 6 आवर्स की वीडियो में ही पूरा ज्योग्राफी या पूरा पॉलिटी का एक जिस्ट पढ़ा दिया जाता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि जीके का वेटेज सबसे कम है एसएससी एग्ज़ाम में, 19% ही है मेंस में। सो मैं ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट मैथ्स और इंग्लिश को देती थी, पर रीजनिंग के लिए यूट्यूब से ही मेरी मेरी सफिशिएंट तैयारी हो गई थी, और इनफैक्ट रीजनिंग में मेरे फुल मार्क्स भी आए थे। My question is from a aspirant's perspective. So हुँ, each and every aspirant specially give multiples mock tests and they tend to score a lot of marks on mock test. हुँ, But when they go to actual battlefield, that is the examination, they हुँ, falter. हुँ, So what we should basically kept in our mind to win over this psychology and score good in our examination. हुँ। सी मॉक टेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम एन एस्पिरेंट, मैं एक मॉक टेस्ट दूंगी, पर मैं उसे री अटेम्प्ट भी कर सकती हूँ, और री अटेम्प्ट करते वक्त मुझे क्वेश्चंस पता है, तो ऑब्वियसली मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। एंड समटाइम्स सम एस्पिरेंट्स डू इट ऑन पर्पस एंड दे स्कोर फुल मार्क्स, और फिर किसी और के लिए मोटिवेटिंग हो जाता है कि इतने हाई स्कोर इस मॉक में कैसे आए हैं लोगों के, जबकि वो री अटेम्प्ट किया होता है लोगों ने। सो आई वुड से डू नॉट फोकस ऑन द स्कोर इन मॉक्स, फोकस ऑन योर परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल से आपको करेक्ट आइडिया मिलेगा कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो।
सो मोस्टली क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं देते हो, आपको एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की, वो जब टाइमर चल रहा होता है, उसकी आदत नहीं होती है। बट जब आप रिपीटेडली मॉक्स देते हो, डेली मॉक्स देते हो, देन यू बिकम सो यूज्ड टू ऑफ बीइंग इन दैट सिचुएशन कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप डरते नहीं हो। तो अगर आप मॉक्स नहीं देंगे, आप एग्ज़ाम में डरेंगे क्योंकि टाइमर चल रहा होगा, बाकी स्टूडेंट्स होंगे, वो जल्दी-जल्दी पेपर कर रहे होंगे। आपको कभी पानी पीना होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोई ओएमआर भरना होगा। ये सब चीज़ें हमारे लिए नई होती हैं और हमारा दिमाग घबरा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मॉक्स बहुत ज़्यादा देने चाहिए। वी नीड टू ट्रेन आवर ब्रेन टू बी इन दैट सिचुएशन ओवर एंड ओवर अगेन। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर 1 आवर का प्रीलिम्स है, तो 55 मिनट्स में ही आप उसे घर में ख़त्म करें और 5 मिनट्स बफर छोड़ें, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो prepare for the worst and you will get the best. I am from 2018 batch. 2018 में I was 20 years old. बट जब तक मेरी जॉइनिंग आई 2021 में, आई वाज 23. सो आई जॉइंड सर्विस इन 23 एट द एज ऑफ 23. एंड माई प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर में ही कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो सुबह से शाम मेरा कॉलेज होता था और शाम को 3 आवर्स कोचिंग। बट उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं रात को ही फिर घर आती थी। 5 to 8 PM कोचिंग होती थी। एंड आई ग्रेजुएटेड इन मई और जून 2018 एंड अगस्त में मोस्टली पेपर होता है। सो आई थॉट आई विल हैव दीज 2-3 मंथ्स टू सेल्फ स्टडी। बट क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो गया, तो मुझे पूरा 1 साल मिल गया सेल्फ स्टडी के लिए। इस वजह से शायद मैं पहली बार में अच्छा पोस्ट भी ले पाई। पर उस बीच मैं खाली नहीं बैठी, मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए, पार्ट टाइम टीचिंग भी करी और अपने स्पीकिंग स्किल्स पे भी काम किया यूट्यूब पे चैनल बनाकर। जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन का वो किस तरह का मोमेंट रहा है वो, और वो कौन सा एक इमोशंस था आपके अंदर, मतलब अगर कहें कि खुशी से ज्यादा वो क्या चीज थी जो किसी भी सक्सेस को मिलने के बाद इंसान शायद बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज आप जोश मंच पर खड़ी हैं तो आज आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एक्चुअली मेरे साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी हो गई थी इस एक ही एग्ज़ाम की 2018 से 21 तक। तो मैं जिस दिन फाइनल रिज़ल्ट आया, मुझे एक्चुअली वॉइड फ़ील हुआ कि अब क्या? इतने टाइम से इसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे। इनफैक्ट हम पूरी स्कूलिंग, कॉलेज करते हैं कि एक दिन हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, और मैंने जो जॉब सोची थी वो जब मिल गई, तो मुझे लगा कि अब मैं पूरी लाइफ़ क्या करूँगी? सिर्फ़ जॉब करूँगी और फिर रिटायर हो जाऊँगी। सो आई फेल्ट अ बिग वॉइड कि अब कौन-सा गोल चेज़ करूँ, अब क्या करूँ? ऑल्दो मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें बताया, दे वर वेरी हैप्पी। माय मदर वाज़ क्राइंग, माय फादर वाज़ वेरी हैप्पी। बट मुझे पर्सनली खुशी से ज़्यादा वॉइड फ़ील हो रहा था। बट मैं उसको फ़िल करती हूँ, मैंने अब उसको फ़िल किया। मैं थिएटर करती हूँ, ऑडिशंस देती हूँ और अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को एक्टिव रखती हूँ। तो बहुत से एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन मिलते ही उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से कई बार बहुत से एस्पिरेंट्स का ये कहना होता है कि एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मल्टीपल इजी क्वेश्चंस हमने मिस आउट कर दिए, हम वहाँ तक हुँ, पहुँच ही नहीं पाए। तो हुँ। हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद एग्ज़ाम सॉल्व करने की? इसके लिए मैं जितने भी बच्चों को मैंने गाइड किया है, एस्पिरेंट्स को, मैं उनको यही कहती हूँ कि वी नीड टू लर्न एंड अडॉप्ट द आर्ट ऑफ स्किपिंग, व्हिच मीन्स क्वेश्चंस को स्किप करके आगे बढ़ना है, अगले क्वेश्चन पर जाना है। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि जब मैं एक मॉक एग्ज़ाम देती थी या नॉर्मल कोई एग्ज़ाम देती थी, कि फर्स्ट गो में मुझे सारे ईज़ी क्वेश्चंस करने हैं। अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो मैं पूरे 100 क्वेश्चंस करना मेरा फर्स्ट गो में टारगेट नहीं होता था। मैं 60 टू 70 क्वेश्चंस भी कर लूँ, पर फर्स्ट गो में मुझे ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चंस करने हैं। और जिस भी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा अटक जाती थी या टाइम ज़्यादा लग रहा होता था, मैं तुरंत उसे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाती थी। फिर लास्ट में जो मेरे पास टाइम बचता था, फिर मैं उन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पर जाकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, इट वोंट फेच यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। ईज़ी क्वेश्चन से भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। सो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू गैदर मोर एंड मोर मार्क्स जल्दी से जल्दी। तो ईज़ी क्वेश्चंस पहले कर लिए, उसके बाद डिफ़िकल्ट को वन बाय वन टैकल कर लिया। कि आज के वक्त में बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन अपनी कोचिंग वगैरह देते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हुँ, जहाँ पर अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम एसएससी में
मतलब ट्राई कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आई थिंक जनरेट होता है कि यहाँ से लें, यहाँ से पढ़ें, तो किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए? आई वुड से ये एक शिफ्ट, मेजर शिफ्ट जो आया था लॉकडाउन के टाइम ही आया था, जब सभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स ऑनलाइन आ गए थे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। सो आई वाज़ लकी एनफ कि मैं उसके पहले वाले फ़ेज़ में थी तैयारी के। तब यूट्यूब पर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था या इतना ज़्यादा इन जनरल कंटेंट नहीं था। लॉकडाउन के बाद से मैं भी कभी-कभी एसएससी सर्च करती हूँ यूट्यूब पर, तो मेरा सर चकरा जाता है। इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे टीचर्स, तो अगर कोई न्यू एस्पिरेंट है, तो वो सच में कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किसकी बात सुनें, किसको फ़ॉलो करें। कोई भी टॉपर के इंटरव्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा ना देखें, 5 देखें, 6 देखें बस, उसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि ओवरऑल क्या करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंटेंट कंज़्यूम करते जाओगे, इट इज़ अ स्पाइरल, यू विल कीप गोइंग डाउन द स्पाइरल। सो स्ट्रैटेजी बनाने में ही आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्योंकि कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ। सो यू जस्ट हैव टू लिसन टू मैक्सिमम 5 पीपल, नॉट मोर देन 10 पीपल। वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो मे बी आपको इंग्लिश को रोज़ 2 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न समझिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टडी द एग्ज़ाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो पहले एग्ज़ाम को समझा कि इसमें क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रेंथ और एनालिसिस को माइंड में रखते हुए अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बनाकर उसको फॉलो करना है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन के राइट फर्स्ट मिनट में ही एक चीज़ बोली थी कि मुझे एक माइंडसेट ने हेल्प किया है, एंड दैट इज़ आई विल फिगर इट आउट। स्कूल में भी मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, पर मैंने सोचा मैं पहले ग्रेजुएशन करती हूँ, उसके बाद आई विल फिगर इट आउट। ग्रेजुएशन के टाइम पर समझ आया कि अभी आर्ट्स या ऐसी कोई क्रिएटिव फील्ड नहीं फॉलो कर सकते, तो एसएससी की तैयारी करते हैं, एंड आई विल फिगर इट आउट। फिर एसएससी की तैयारी करी, डिले पे डिले होता चला गया, तो मैंने सोचा कि अब ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं, बाकी एस्पिरेंट्स को बताते हैं कि कैसे घर पे बैठे तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो तब भी मैंने सोचा था कि लैपटॉप लेते हैं, उसके बाद आई विल फिगर इट आउट, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे फिर उसको एडिट करना है, कैसे बोलना है। इनफैक्ट मेरे स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज़ में मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से, बट मैंने सोचा आई विल फिगर इट आउट। एवरीबडी हैज़ अ डे 1, वी शुड नॉट कंपेयर समबडीज़ 1 डे टू आवर डे 1। सो आई थिंक आई विल फिगर इट आउट के माइंडसेट के साथ आप सब कुछ कर सकते हो। बस यू जस्ट नीड टू स्टार्ट विद व्हाट यू हैव एंड वेयर यू आर। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूट्यूब पर कंटेंट की भरमार हो गई है और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कंटेंट जेन्युइन है और कौन सा नहीं। तो ऐसे टाइम पर जोश टॉक्स एक बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप गाइडेंस के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन उन्हीं लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिनके अपने लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस हैं उस एग्ज़ाम और प्रिपरेशन को लेकर। सो टू एनी एस्पिरेंट हु इज़ लुकिंग फॉर जेन्युइन गाइडेंस, they can watch Josh Talks and listen to the stories of various SSC aspirants. Thank you, and thank you, Josh Talks.